नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पुस्तक में जो वर्णित अध्याय है, यानी कि 11वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पुस्तक कि ये तीसरे अध्याय में हम पहुंच चुके हैं, जो चुनाव और प्रतिनिधित्व विषय पर आधारित है। और हमने इसके संबंध में पिछले अध्याय में चुनाव की प्रणाली और व्यवस्था, साथ ही साथ वयस्क मताधिकार, इसके साथ चुनाव की जो प्रणाली हमारे यहाँ है, जो दूसरे देशों में प्रणाली है, इस पर बातचीत की। और इस अध्याय में हम बात करेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर कि चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, और इसके साथ ही हम बात करेंगे चुनाव सुधारों पर ही। और अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ हो सके। यह एक मशीनरी के रूप में काम करती है और हमारे चुनावों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। तो बच्चों, हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अभी हम इस पे बात कर रहे थे। तो अभी जो हमारे यहाँ निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में कौन है जिनके पास हमारे चुनाव प्रबंधन का सारा भार है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जिन्होंने 15 मई 2022 को अपना ये पद ग्रहण किया था। और भारत का निर्वाचन आयोग, जिसमें भारत के तीनों झंडों का रंग दिख रहा है, ये हमारे यहाँ की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और एक चीज़ जो बच्चों आप देखेंगे कि मैं बताऊंगी कि अनुच्छेद 324 के तहत ये बताया गया था कि हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग होगा जिसे कि हिंदुस्तान में यानी भारत में होने वाले सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार होगा। तो चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है? चुनाव आयोग बच्चों, उसका मुख्य कार्य है कि सबसे पहले वह चुनाव जब घोषित हो उससे पहले वो मतदाता सूची की देखरेख करता है। हर साल कुछ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं और कुछ नए नाम जुड़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों, चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनती है, आपने देखा होगा कि कई बार चुनाव में जाते समय भी देखा होगा कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी कभी खटिया पे तो कभी व्हीलचेयर पे उन्हें वोट दिलाने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि एक वोट का महत्व क्या है, ये जो प्रतिनिधि होते हैं और जो जनता होती है, दोनों ही अच्छी तरह जानती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली होती है या अपनी नागरिकता किसी और वजह से खो दी होती है, उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है। वैसे लोगों को भी सिर्फ एक जगह ही मत देने का अधिकार होता है जिनका नाम 2 जगह मतदाता सूची में दर्ज हो गया है। ऐसे में उन्हें एक जगह से अपना नाम हटाना होता है। दूसरी बात कि जब मतदाता सूची का निरीक्षण होता है तो उसमें फिर नए नामों को जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र सीमा प्राप्त करने के बाद नागरिक वयस्क होते हैं और वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य होता है कि चुनाव की तिथि की घोषणा करना, चुनावों की घोषणा करना। चुनावों की घोषणा करने में यह देखा जाता है कि सरकार ने अपनी अवधि पूरी कर ली हो। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी जब सरकारें असमय गिर जाती है बहुमत खोने के बाद, तो उस स्थिति में भी कभी कभी मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। चुनावों की घोषणा करने के बाद
जो प्रतिनिधि होते हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके नामांकन की तिथि की घोषणा की जाती है, नामांकन वापस लेने की तिथि की घोषणा की जाती है और चुनाव हो जाने के उपरांत मतगणना की तिथि की घोषणा की जाती है। मतगणना की तिथि से पहले मतदान की तिथि की भी घोषणा होती है और अंततः उम्मीदवार के जीत का निर्णय ले लिया जाता है। जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों, वो अपने पद पर 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस अवधि तक पद का धारण करते हैं। राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग ही देता है और उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह का भी आवंटन करता है। एक वोट एक मत और एक मूल्य का अधिकार हमारे देश में प्राप्त है, यानी कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक ही होगा। तो इसके अलावा बच्चों, चुनाव आयोग जो है पहले एक सदस्यीय हुआ करता था, लेकिन 1989 में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया और अभी भी ये बहुसदस्यीय है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देशन में ही चुनाव आयोग काम करता है। बच्चों, कोई भी व्यवस्था होती है तो उसमें कुछ न कुछ बुराइयां समय के साथ आ जाती है। तो जब हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को स्वतंत्रता के बाद अपनाया था, तो तब की व्यवस्था और अब जबकि जनसंख्या 4 गुने हो चुकी है उस समय के हिसाब से, साथ ही साथ समय आगे बढ़ता गया और चुनाव प्रणाली में कुछ न कुछ बुराइयां भी घर करती गई। तो धीरे धीरे जो बुराइयां आ गई थी उन्हें हटाना भी बेहद आवश्यक है, इसलिए सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो हम इन बातों को गौर करें और इसे अपने व्यवस्था से, चुनाव की व्यवस्था से, प्रणाली से हटाने की कोशिश करें, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहेंगे। आपकी जानकारी के लिए भी इन बिंदुओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप अक्सर मुझे लगता है कि आप इस उम्र सीमा में तो आ ही गए हैं कि आपने कम से कम एक चुनाव अवश्य अपनी आँखों से देखा होगा। ज़रा सोचिए कि उन चुनावों में ऐसा क्या था जो आपको अखर रहा था, जो आपको लग रहा था कि चुनाव की व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में सरगर्मी बढ़ जाती है, यानी कि आपके आसपास नेता आने लगते हैं, उनके प्रतिनिधि आने लगते हैं, उनके प्रशंसक आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? ताकि आपके मत को प्रभावित कर सकें। हालांकि बाकी समय तक जो इनकी अवधि होती है चुनकर जाने की, वो 5 वर्ष की होती है। तो एक बार जब चुनकर जाते हैं तो ये अपने आप को प्रतिनिधि के बजाय मालिक समझने लगते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो फिर से जनता की शरण में आ जाते हैं और अपने आप को एक बड़ा सेवक, लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मैं तो आपका नौकर हूँ, सेवक हूँ, और कई ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिनसे कि जनता के भावनाओं को प्रभावित किया जा सके और उन्हें छला जा सके, झूठ बोलकर ठगा जा सके। हालांकि सारे प्रतिनिधि एक तरह के नहीं होते हैं, फिर भी जो लोकतंत्र की वजह से कुछ बुराइयां आ गई होती है, तो ऐसे में हमें सचेत और सतर्क रहना होगा, जागरूक होना होगा कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सोच समझकर करें जो कि हमारे हित में कार्य कर सकें। तो चुनाव सुधार हमारे देश में बेहद आवश्यक है। जो बुराइयां घर कर गई हैं उन्हें हम आगे बिंदुवार रूप में देखेंगे। बच्चों, भारत में अभी हमने बात की चुनाव सुधार से संबंधित, तो चुनाव सुधार को रफ्तार मिलनी आवश्यक है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने मत दिया है और मत देने का नीला निशान उसकी उंगली पे लगा हुआ है। वह
व्यक्ति अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में अपनी उंगली ऊपर करके दिखा रहा है कि उसने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में भाग ली है, जबकि चुनाव प्रणाली में आई हुई बुराइयां उसके इस विश्वास को ठेस पहुंचा सकती है। बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले एक निर्वाचन आयोग की बात की थी। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के संविधान द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को कई शक्तियां प्रदान की गई चुनाव करवाने से संबंधित। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। बच्चों, इसके बाद हम फिर से चुनाव सुधार की बात पर आते हैं और जब भी हमारे उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि हम आपकी जाति के हैं तो हम आपके अच्छे प्रतिनिधि साबित होंगे। एक क्षेत्र में हर जाति के लोग रहते हैं, तो किसी एक जाति का उम्मीदवार सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार के वोटों से जीत जाए या केवल अपनी जाति के उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करे, यह कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चूँकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, इस वजह से जाति का आधार लेकर वोट मांगने वालों का तुरंत बहिष्कार करें और आगे से उन्हें चुनने की गलती न करें। फिर आता है ऐसा ही एक मुद्दा है धर्म का मुद्दा, जो कि हमारे स्वतंत्रता के पहले से चला आ रहा है। और इस मुद्दे पर बच्चों पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात हुई थी, जो कि उस समय बहुत वाद विवाद के बाद अस्तित्व में नहीं आ सका। और स्वतंत्रता के बाद चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की बात की गई, तो यह व्यवस्था अभी तक वर्तमान है। हमने पिछले अध्याय में आरक्षित सीटों की बात की थी और बच्चों पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इससे अलग थी, जिसमें कि कहा गया था, ये स्वतंत्रता पूर्व की बात है, कहा गया था कि जिस भी जाति या धर्म के उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होंगे, वहाँ के उसी जाति या धर्म के उम्मीदवार उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। हालांकि यह व्यवस्था लागू न हो सकी, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था अभी भी लागू है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रतिनिधि आते हैं लंबे समय के बाद, बीच बीच में अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते, अपनी जनता की समस्याओं पर गौर नहीं करते, क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में एक सुधार ये हो सकता है कि हमें जो प्रतिनिधि अपने कार्यों पर, अपने जनता की उम्मीदों पर खड़ा न उतरे, उसे वापस बुलाने का अधिकार हो। यानी कि जिस तरह हमने मत देकर उन्हें चुनकर वापस भेजा, उसी तरह मत देकर हम उन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए हमें। तीसरी बात जो आती है बच्चों, चौथी बात, कि धीरे धीरे जो चुनाव है वह धन पर आधारित होता जा रहा है। यानी कि ईमानदार और कम धनी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने की सोच भी नहीं सकते। लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों में पैसा खर्च होता है और ऐसे में ये जो धन है कहीं ना कहीं चंदे के रूप में आता है, डोनेशन के रूप में आता है, दान के रूप में आता है। तो इस धन का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। तो किसी के आक्रामक प्रचार या धन से मत प्रभावित करने की जो उनकी चेष्टा होती है, उससे बिना प्रभावित हुए मतदान करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार पैसों से धन देकर रातों रात मत को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये कानूनन अपराध है, फिर भी ये अपने चरम पर होता है। ऐसे में अपने मत के मूल्य को पहचाने और अधिकार को पहचाने और सोच समझकर अपने प्रतिनिधि को चुने, क्योंकि आप आने वाले 5 वर्षों के लिए इन्हीं प्रतिनिधि के सहारे अपने सुधार कार्यक्रमों को गति बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही जो बात अभी कही थी कि प्रतिनिधि जिन कार्यों को नहीं कर सकते उसके भी वादे करके चले जाते हैं, तो झूठे वादों की असलियत को जानने की कोशिश कीजिए। प्रतिनिधि
हमारे यहाँ एक और बात जो हमारे यहाँ है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे जीते, सबसे आगे रहे उसके जीतने की प्रणाली। इसकी बजाय मत प्रतिशत जिन्हें ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने से एक ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्था सामने आएगी, और जो कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले की बात है, उन्हें इस व्यवस्था पर लगाम लग सकेगी और चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा सुदृढ़ और पारदर्शी बनेगी। बच्चों, ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। बच्चों, ये जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? तो हमने पहले बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे स्वरूप में ही देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है या बहुत बड़ा देश है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। तो उम्मीदवार का चयन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह जो है राजनीतिक दलों की आंतरिक बात होती है। कक्षा संचालक में चुनाव भी है जो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, क्योंकि बाद में विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नज़दीक पाते हैं। चौथा है मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। यह भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जनमत संग्रह में किस तरह से या तो ऑनलाइन या पर्चे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, यह प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर क होगा। दूसरा जो प्रश्न है, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? तो मतदाता सूची तैयार करना, यह कार्य चुनाव आयोग करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना, यह कार्य भी चुनाव आयोग करता है। आचार संहिता लागू करना, चुनाव आयोग यह भी करता है। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। उम्मीदवारों का नामांकन चुनाव आयोग नहीं करता, यह जिले में जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यालयों में किया जाता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है, यह सही है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है, यह केवल राज्यसभा के लिए सही है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, यह लोकसभा के लिए सही है। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए, यह राज्यसभा के लिए सही है। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चौथा प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, तो इसका उत्तर क होगा, जो ज़्यादा मत अर्जित करता है। जो दूसरा है ख, सर्वाधिक मत, यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में लागू किया जाता है। और ग है, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता हो, यह सही है। और 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता हो, यह भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित है। तो प्रश्न 4 का उत्तर ग होगा, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से जो ज़्यादा मत हासिल करता हो। 5वां, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? बच्चों, इसी अध्याय में पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अंतर भी बताया गया है। अब संविधान निर्माताओं ने इसे क्यों नहीं स्वीकार किया, तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल का चुनाव करने से बिल्कुल ही विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जनजातियों का एक अलग ही वर्ग हो जाता और भेदभाव के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया।
छठा जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसे पहचानें या शब्द पद को बदलकर जोड़कर नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। ये गलत है क्योंकि ये केवल लोकसभा, विधानसभा या फिर जो प्रतिनिध्यात्मक चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उसमें होता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा के चुनाव में यह प्रणाली काम में नहीं आती। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता, ये गलत है। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का भी पर्यवेक्षण करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयोग को नहीं हटा सकता। चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो इसमें जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को अपने प्रधानमंत्री की सलाह से, कैबिनेट की सलाह से हटा सकते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और उसका जो आरंभन होता है, पहल होती है, वो एक निश्चित संख्या में संसद के सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है और फिर इस प्रस्ताव के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और उन्हें हटाया जा सकता है, जिस पर कि अंतिम रूप से निर्णय राष्ट्रपति ही लेते हैं। इस प्रश्न का जो आधा भाग है कि चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयोग की नियुक्ति अनिवार्य है, तो यह अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। अब 1989 के बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया है, लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय हुआ करता था। भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुंची है। अब इसके लिए हम ये सुझाव देंगे कि महिला सदस्यों की संख्या कम से कम 33% तक लाई जाए और कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी में को सुनिश्चित करना है। इसे पाने की ओर कदम हम बढ़ा चुके हैं। जो हमारा वंदन विधेयक है वो पारित हो चुका है और हम बहुत जल्द 33% के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी तक देखा जाता था कि जो महिला सदस्य चुनकर आती थी विधायिका में, कहीं न कहीं वो या उनके घर के सदस्य, पुरुष सदस्य पहले से विधायिका में होते थे या उनके जगह खाली करने से मृत्यु के पश्चात या हार जाने के पश्चात या महिला सीट घोषित होने के पश्चात उन्हें चुनाव लड़ने को कहा जाता था और पीछे से जो निर्णय लेने का काम होता था उनके घर के पुरुष सदस्य ही किया करते थे। तो इन प्रवृत्तियों पर धीरे धीरे लगाम लगाने की ज़रूरत है और महिलाएं जब ज़्यादा राजनीति में दखल देंगी तो ये इन चीज़ों पर भी लगाम लगेगी। वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी। इस तरह से इस निर्णय को उचित तरीके से लागू किया जा सकता है। एक 8वां जो है वह है एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली का। लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वे निजी तौर पर उसे जिम्मेदार ठहरा सकें। यह सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में संभव है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका प्रतिनिधि कौन है। हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं। हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपना सकते हैं। खा जो बिंदु है इसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अपना सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक अगर बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली हो जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत, तो जहां भाषाई रूप से अल्पसंख्यकों के छोटे समुदाय हैं वहां उसी भाषा से संबंधित सदस्यों की सूची बनाई जाए प्राथमिकता के आधार पर, और जो मत का प्रतिशत उन्हें मिलता है उनमें से भाषाई अल्पसंख्यकों का ही चुनाव
किया जा सकता है। और ग है, विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उन्हें वोट के प्रतिशत के अनुपात में ही सीटें उपलब्ध होती है। और घ है, लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हों। यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को संबंधित है, क्योंकि हम अगर किसी ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो किसी दल विशेष का नहीं है, फिर यानी कि वह निर्दलीय स्वरूप में भी जीत सकता है, तो यह सर्वाधिक वोट वाले प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। और बच्चों, यह प्रश्नोत्तर था जो अभी हम लोगों ने ख़त्म किया। आप उम्मीद करती हूँ मैं कि अब आप चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित बातों की जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को करने में समर्थ होंगे। अगर कहीं समझने में परेशानी हो तो आप अध्याय जो बताया गया है, इन दोनों अध्यायों को अच्छे से फिर से अगर अध्ययन करेंगे, फिर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। हम अगले अध्याय में कार्यपालिका यानी कि भारत की कार्यपालिका भी उसमें सम्मिलित होगी और कार्यपालिका के कार्य, उसकी विशेषताएं, प्रकार, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी हम इसे विराम देते हैं। नमस्कार।